नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों के मध्य ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है। जिस होमवर्क को पढ़ने के पश्चात आप अगर इस ग्रुप डिस्कशन को सुनते हैं तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? या तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश है? अमेरिका, अर्थात यूएसए जो है प्रथम स्थान पे और दूसरे पे चीन हो जाएगा। और भारत जो तीसरे स्थान पे, कितने स्कोर के साथ तीसरे स्थान पे? 40 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पे हो जाएगा। बताइएगा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 128वां हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? 128वां स्थान हो जाएगा। बताइएगा, नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 38वां स्थान हो जाएगा नवाचार में। और बताइएगा, एसडीजी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 99 हो जाएगा। एसडीजी इंडेक्स में क्या हो जाएगा? 99वां स्थान हो जाएगा। और भ्रष्टाचार सूचकांक में कौन सा? 96 हो जाएगा। और 2024 में भ्रष्टाचार में भारत का स्थान क्या था? 93वां स्थान था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 102 हो जाएगा। और पूर्व में भारत का स्थान कितना था? 105वां स्थान था। और एचडीआई में कितना हो जाएगा? 130वां स्थान हो जाएगा मानव विकास सूचकांक में। सही जवाब हो जाएगा। और शांति में क्या स्थान हो जाएगा? 115वां हो जाएगा। और खुशहाली में 118। शांति में 115 और खुशहाली में 118वां स्थान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त एक्सरसाइज एकता 2025 आयोजित किया है? यह भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। और भारत और मालदीव के मध्य अभी जो यानी समझौतों का जो यानी कि नवाचार जो समझौते के संयोग का जो 60 वर्ष पूर्ण हो गया है, समझौते के संयोग का 60 वर्ष पूर्ण हुआ है। और बताइएगा, सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो होता है वो किस देश के संयोग से होता है? भारत और नेपाल के मध्य होता है। और बताइएगा, बोल्ड क्रूज क्षेत्र किस देश के साथ होता है भारत का? यह भारत और सिंगापुर के मध्य होता है बोल्ड क्रूज क्षेत्र युद्धाभ्यास। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में अनु 3 चारनावीकुल ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार जो ग्रहण किया है? यह थाईलैंड की हो जाएंगी अनु 3 चारविराकुल हो जाएंगी, चारनुविराकुल। और बताइएगा, हाल ही में एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत किसको हराकर चैंपियन बना है? यह पाकिस्तान को पराजित किया। बताइएगा, हाल ही में चिली के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? यह जॉन एंटोनियो कास्ट का हो गया है। किसका हो गया? जॉन एंटोनियो कास्ट का चिली के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हुआ। चिली की राजधानी कहाँ हो जाएगी? सैंटियागो हो जाएगी चिली की राजधानी। और यहाँ के राष्ट्रपति हाल फिलहाल में कौन निर्वाचित हुए हैं? जॉन एंटोनियो कास्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉन एंटोनियो कास्ट हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में 82 में वेनिस फिल्म समारोह में ओरिजोंटी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? यह अनुपर्णा राय के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? अनुपर्णा राय के द्वारा जीता गया है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर किसके लेखक कौन हो जाएंगे? केजीएस ढिल्लो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक केजीएस ढिल्लो हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में इंटरपोल ने किस ऑपरेशन के तहत लगभग 30,000 तस्करी के लिए जानवरों को बचाया है? यह ऑपरेशन थंडर हो जाएगा। किसके द्वारा चलाया गया है यह ऑपरेशन थंडर? इंटरपोल के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया है? इंटरपोल के द्वारा 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को बचाया गया। ऑपरेशन थंडर के तहत बचाया गया है। बताइएगा, हाल ही में तमिलनाडु के आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? ईवी रामास्वामी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था आत्मसम्मान आंदोलन? ईवी रामास्वामी के द्वारा किया गया था। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देवरीगढ़ जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? यह उड़ीसा में हो जाएगा। देवरीगढ़ कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पेट्रा और एलोरा गुफाएं के बीच समझौता किया है? यह जॉर्डन के साथ किया है। किसके साथ किया है? जॉर्डन के। और जॉर्डन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? अम्मान हो जाएगी। जॉर्डन के साथ पेट्रा और एलोरा गुफाओं के बीच समझौता हुआ है।
बताइएगा वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? यह अमेरिका की मेजबानी में 2026 का G20 शिखर सम्मेलन होगा। बताइएगा हाल ही में यूनेस्को ने सभी राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा देश बना है? यह इटली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इटली हो जाएगा। और FAO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? रोम, इटली हो जाएगा। और विश्व खाद्य दिवस की तिथि को मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अप्रैल बोल दी, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बताइएगा हाल ही में अदानी पावर ने किस देश में वांगचू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है? वांगचू जल विद्युत परियोजना, यह भूटान से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में कैंसर के टीके एंटेरोमिक्स का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया है? यह रूस के द्वारा एंटेरोमिक्स जो कैंसर का टीका हो जाएगा, इसका अनावरण किया गया है। बताइएगा हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क कहाँ प्रारंभ हुई है? यह मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है। हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क कहाँ प्रारंभ हुई है? यह मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है। बताइएगा और हाल ही में बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा देश बन गया है? नेपाल हो गया है। नेपाल हाल फिलहाल में नवीनतम नेपाल। बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 जो है वह किस तिथि को मनाया गया है? 8 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया है? 8 सितंबर को मनाया गया। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया गया? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बताइएगा हाल ही में US ओपन 2025 का एकल खिताब किसने जीता है? यह कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया। और इसका क्रम याद करने के लिए AFBU करके याद कर लीजिए। और शुरू AFBU ऑस्ट्रेलियन ओपन जॉनिक सिनर, फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज, और उसके बाद आपका हो जाए विलिम्बडन हो जाएगा, फिर जॉनिक सिनर, और US ओपन कार्लोस अल्काराज। इसी का क्रम चलेगा। जॉनिक सिनर कार्लोस अल्काराज, जॉनिक सिनर कार्लोस अल्काराज, 1 3 2 4। हाँ AFBU। और फ्रेंच ओपन जो होती है वो आपकी क्ले कोर्ट अर्थात मिट्टी के ट्रैक पे होती है। US ओपन हरी घास पे होती है। बाकी जो US और ऑस्ट्रेलियन हार्ड कोर्ट पे होती है। विलिम्बडन हरी घास पे होती है। विलिम्बडन जो होती है आपकी हरी घास पे होती है। ऊपर नीचे ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन जो होती है वो हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है। बताइएगा भारतीय नौसेना दूसरी MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 335 ओस्प्रे का कमीशन कहाँ में करेगी? भारतीय नौसेना दूसरी MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 335 का कमीशन कहाँ करेगी? यह गोवा में करेगी। कहाँ करेगी? गोवा में करेगी। बताइएगा हाल ही में अहमदाबाद में होने वाली 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कौन शुभांकर लॉन्च किया गया है? यह जलवीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलवीर। और हाल ही में उच्च सागर संधि BBNJ के तहत कानून बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 12 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया है? यह संजय उपाध्याय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय उपाध्याय। बताइएगा प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 0 हो जाएंगे। प्राक्कलन समिति में सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं और 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। हाँ 15 सदस्य जो होते हैं वो आपके लोकसभा से होते हैं। बताइएगा हाल ही में विजय दिवस 2025 जो है वह किस तिथि को मनाया गया है? 16 दिसंबर को हाल ही में विजय दिवस 2025 मनाया गया है। बताइएगा हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के विरुद्ध कहां जनरेशन Z का हिंसक विरोध जो प्रदर्शन हुआ है? यह नेपाल में हुआ है। और बताइएगा हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति का पद के लिए किसका निर्वाचन हुआ है? CP राधाकृष्णन का। और इससे पूर्व कौन थे? 14वें जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। और बताइए CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे? यह महाराष्ट्र के हो जाएंगे। और एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल निर्वाचित हो सकता है। यह किस संविधान संशोधन के तहत संभव हो पाया? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह संभव हो पाया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल निर्मित हो सकते हैं। बताइएगा हाल ही में हस्तलिखित कारीगरों के सशक्त बनाने के लिए चौपाल कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? यह कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया। अभी वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हो जाएंगे। हमारे बिहार के विभूति हो जाएंगे। हाँ बेगूसराय सांसद हैं, हमारे बिहार के विभूति हो जाएंगे, बिहार के लाल हैं, गिरिराज सिंह हो जाएंगे। वैसे बिहार विभूति तो अनुग्रह नारायण सिंह है।
तो साथियों आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पर समाप्त कर दिया गया है। और आप लोग पूछते रहते हैं जो ये करंट अफेयर्स आप कहाँ से डिस्कशन करवाते हैं, तो ये जो है कुमार गौरव सर का जो चैनल है उसी से डाउनलोड करके आप लोगों के मध्य चलाया जाता है। और इसके आगे आप लोग के मध्य जो द एग्जाम पोर्टल का जो होमवर्क दिया गया था साइंस का एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 9-10 के संबंध से वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा पाश्चीकृत करने के लिए दूध को कितना डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हुए फिर एकाएक ठंडा करके भंडारण किया जाता है। या 70 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चीकृत करने के लिए दूध को कितना डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर एकाएक ठंडा कर दिया जाता है। या 70 डिग्री सेल्सियस पर। बताइएगा किस गैस से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है? या नाइट्रोजन के रूप में होता है। और बताइएगा पादप जो होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादप जो होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। बताइएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किस वर्ष किया था? 1978 में किया था। कब किया था? 1978 में एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के लिए टीके की खोज की गई थी। और चेचक जो रोग होता है वह किसके कारण फैलता है? वायरस अर्थात विषाणु के कारण फैलता है। और विषाणु की खोज किसने की थी? इवान विस्की महोदय के द्वारा की गई थी। बताइएगा सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीव जो होते हैं बैक्टीरिया जो है सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ही आएंगे। जीवाणु हो जाएंगे, कवक हो जाएंगे, प्रोटोजोआ, शैवाल वगैरह जो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आएंगे। बताइएगा खुले व नम स्थान पर रखी गई ब्रेड पर कौन आक्रमण कर देते हैं? कवक आक्रमण कर देते हैं। कौन आक्रमण कर देते हैं? कवक कर देते हैं। और बताइएगा कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। बताइएगा ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO2 उत्पन्न होती है। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO2 गैस उत्पन्न होती है। बताइएगा किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? यह विषाणुओं में पाए जाते हैं। और धातु के कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो किस किस चीजों का निर्माण करते हैं? यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। बताइएगा और अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे ना तब लवण और जल का निर्माण करेंगे। बताइएगा और धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। बताइएगा टाइफाइड, हैजा, डायरिया बीमारी किस कीट से उत्पन्न होती है? यह घरेलू मक्खी से होती है। किससे होती है? घरेलू मक्खी से। टाइफाइड, हैजा और डायरिया। बताइएगा टाइफाइड जो है वह किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण। हैजा किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण ही फैलता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कौन सा जो एक रोग है जो गेहूं का रोग हो जाएगा? यह रस्ट किट्टू रोग। बताइएगा नींबू में कैंकर किस सूक्ष्म जीव से उत्पन्न होता है? जीवाणु से नींबू में कैंकर रोग उत्पन्न हो जाता है। बताइएगा गेहूं की रस्ट रोग किस सूक्ष्म जीव से होती है? या कवक के कारण होती है। गेहूं में रस्ट रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? या कवक से होता है। बताइए जीवाणु जो होते हैं जीवाणु किन किन चीजों के निर्माण में सहायक होते हैं? जीवाणु या पनीर, अचार और खाद्य पदार्थों में जीवाणु सहायक होते हैं निर्माण में। बताइएगा औषधियों का स्रोत क्या होता है? औषधि का। और जीवाणु और कवक जो हो जाएंगे वो औषधियों का स्रोत हो जाएंगे। औषधि को क्या कहते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। औषधि को क्या कहते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। बताइएगा पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में क्या मिलाया जाता है? या प्रतिजैविक मिलाया जाता है। पशु आहार व कुक्कुट आहार में क्या मिलाया जाता है? प्रतिजैविक कहा जाता है। और अभी बताइएगा मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? कृषि के साथ साथ पशुपालन एवं मुर्गी पालन अर्थात यानी कि लगाया जाए कृषि के साथ साथ उसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। बताइएगा सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होते क्योंकि यह विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। और बताइएगा स्वाइन फ्लू का सूत्र क्या हो जाएगा? H1N1 हो जाएगा स्वाइन फ्लू का। जबकि बर्ड फ्लू का क्या हो जाएगा? H5N1 जो हो जाएगा वो बर्ड फ्लू का हो जाएगा। बताइएगा
विटामिन D2 को क्या कहा जाता है? भारी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी ज्यादा। विटामिन पूछ रहे हैं आपसे। विटामिन। हाँ, विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? अर्गे कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन D2 का क्या नाम हो जाएगा रासायनिक? अर्गे कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन D3 का चोलो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोलो कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 का हो जाएगा। अब बताइएगा विटामिन B9 और B11 अलग अलग है, एक ही हो जाएगा, जिसका हाँ फॉलिक एसिड हो जाएगा। विटामिन B9 और B11 जो है सेम ही है, इसका फॉलिक है। और बताइए किस विटामिन में साइनो कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भिंडी में जो पित्त रोग हो जाता है यह जीवाणु के कारण होता है। बताइएगा लेग्यूम पौधे में किसका स्थिरीकरण होता है? लेग्यूम पौधे में यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। किसका स्थिरीकरण होता है? नाइट्रोजन का होता है। और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? लेगून के पौधे में लेगून के पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, सही जवाब है राइजोबियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेगून पौधे में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु सहायक हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा निरहुआ जी। बताइएगा मिट्टी में कौन कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं? हाँ, ये जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। और बताइए पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सीजन उत्पादन किन के द्वारा किया गया था? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ही किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नाइट्रोजन का संवर्धन किसमें होता है? नाइट्रोजन का संवर्धन या मृदा में होता है। किसमें होता है? मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। बताइएगा फल सब्जियों का विघटन होने से क्या बनता है? या खाद्य बनता है। क्या बनता? खाद्य, जो खेत खाद खाने वाला नहीं है, खाद्य हो जाएगा, जो छिड़काव मतलब पतवार सड़ता है तो खाद्य के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। बताइएगा रोग उत्पादन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? यह रोगाणु रोगजनक हो जाएंगे। क्या कहलाएंगे? रोगाणु रोगजनक हो जाएंगे। बताइएगा जीवाणु में फैलने वाला रोग कौन सा होता है? जीवाणु द्वारा कोई एक रोग बता, हैजा हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। बताइएगा बेसिलस एंथ्रोसिस नामक जीवाणु किस रोग का कारक होता है? बेसिलस एंथ्रोसिस नामक जीवाणु किस रोग का कारक होता है? या एंथ्रेक्स रोग का कारक होता है। किस रोग का कारक होता है? एंथ्रेक्स रोग का कारक होता है। बताइएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए किस वर्ष टीके की खोज की थी? 1798 में की थी। कब की थी? 1798 में। बताइएगा चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, इससे इडली और डोसा बनता है। यह कौन सहायक होता है इसके इडली और डोसा निर्मित करने? या यीस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यीस्ट हो जाएगा। बताइएगा गंजापन जो होता है वो गंजापन किस कारक के कारण होता है? यह टीनिया कपेटिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? टीनिया कपेटिस के कारण होता है गंजापन। बताइएगा गंजापन जो होता है वह किसके द्वारा जनित रोग है? गंजापन यह कवक के कारण, हाँ कवक के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग हो जाएगा गंजापन। बताइएगा अचार, मुरब्बे, चटनी, फलों के रस आदि खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? यह सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है राजीव भैया? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा विषैले पदार्थ भोजन को क्या बना देते हैं? विषैले पदार्थ या विषाक्त रूप में परिवर्तित कर देते हैं। बताइए खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण करता है? कवक करता है। भोजन का संदूषण कैसी अभिक्रिया है? यह रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। भोजन का संदूषण कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। बताइएगा कौन सा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं? या अमीबा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमीबा अकेले रह सकता है। बताइएगा चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? या फर्मेंटेशन। हाँ भाई किण्वन होता है। बताइएगा लुई पास्चर ने किण्वन की खोज कब की थी? 1857 में की थी। कब की थी लुई पास्चर ने किण्वन की खोज? 1857 में की थी। बताइएगा गाय में खुर एवं मुंह का रोग किसके द्वारा होता है? यह विषाणु के कारण होता है। फूट एंड माउथ रोग जो होता है ना, वह विषाणु के कारण हो जाता है। बताइएगा एंथ्रेक्स रोग जो होता है वह मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग होता है। वह किसके कारण होता है? यह जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स रोग जीवाणु के कारण होता है। बताइएगा
नमक एवं खाद्य तेलों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप में किया जाता है, अतः उन्हें क्या कहा जाता है? परिरक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिरक्षक कहा जाता है। बताइएगा, जैम, जेली एवं स्केव्स का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जैम, जेली एवं स्केव्स का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? या चीनी के द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? चीनी के द्वारा किया जाता है। बताइए, तेल एवं सिरके का उपयोग अचार के संदूषण को बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या जीवित नहीं रहते हैं? जीवाणु जीवित नहीं रहते हैं। बताइएगा, सभी सजीवों का आवश्यक संगठक कौन है जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होते हैं? कौन सा तत्व हो जाएगा? या नाइट्रोजन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, कौन सा तत्व हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। बताए, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस का प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। और लास्ट में कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। और मानव शरीर द्वारा कितना प्रतिशत ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है? 21% लिया जाता है और 17% छोड़ा जाता है। तो साथियों, द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से जो भी होमवर्क आप लोग के मध्य साइंस के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन, जो कि महेश बर्णवाल द्वारा रचित है, जिसमें एनसीईआरटी का सारभूत तत्व वन लाइनर प्रकार से दिया हुआ है, वो प्रारंभ किया जा रहा है बायो का। बताइएगा, मानव शरीर की प्रत्यावर्तित क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा में होता है। कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा में, जिनमें अनैच्छिक क्रियाएं जैसे उल्टी वगैरह हो जाएगा, श्वसन वगैरह इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बताइएगा, हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिकाओं के द्वारा बढ़ती है। किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिकाओं के द्वारा बढ़ती है। और बताइएगा, हृदय की धड़कन की गति को किस मशीन के द्वारा? वो तो आपका जांच ना हो जाएगा, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हृदय का जो होता है। इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि हृदय की गति को है ना किस यंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑपरेशन के माध्यम से नहीं, पेस मेकर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पेस मेकर के द्वारा। और बताइएगा, ईईजी जांच जो होती है वह मानव शरीर के किस अंग से संबंधित हो जाएगी? वह मस्तिष्क के हो जाएगी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। और ईसीजी जो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा। बताइएगा, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित होता है? प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित होता है? यह ललाट भाग से संबंधित होता है, अग्र मस्तिष्क से हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क से। हाँ, बताइएगा, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क हो जाएगा, रोम्बेन सिफेलॉन हो जाएगा, रोम्बेन सिफेलॉन, रोम्बेन सिफेलॉन है। बताइएगा, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। बताइएगा, कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा का, स्लीपलेसनेस हो जाएगा, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया। मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? यह अंतराली केंद्रक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अंतराली केंद्रक, इंटरस्टेटिकल न्यूक्लियस, अंतराली केंद्रक। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? यह 1400 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1400 ग्राम। और महिला का 1350 होता है, 50 ग्राम कम रहता है। नहीं, ऐसा बात नहीं, महिला पास भी दिमाग होता है, ऐसा नहीं कहिए आप लोग। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरु रज्जु करता है। कौन करता है? शरीर में प्रत्यावर्तित क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरु रज्जु। जैसे अपना लोग का हाथ नहीं जल जाता तो उतना समय में आपका मस्तिष्क थोड़े संकेत देगा, मेरु रज्जु के द्वारा ही उसका नियंत्रण किया जाता है। जैसे कोई कीट काट लिया, हाथ जलना, हाथ में गर्म जल में हाथ डालने पर संवेदनशील महसूस होना, ये सब जो होता है ना, मेरु रज्जु के कारण। तब ना देखते हैं रीढ़ की हड्डी पे थोड़ा भी डैमेज होता है किसी को तो पैरालाइज हो जाता है नीचे। बताइएगा, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस सजीव में पाया जाता है, माना जाता है? यह हाइड्रा में हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में माना जाता है। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12 जोड़ी। मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 जोड़ी हो जाएगी। मनुष्य में मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी हो जाएगी। मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी हो जाएगी? 31 जोड़ी, जबकि कपालीय तंत्रिका की संख्या 12 जोड़ी हो जाएगी। बताइएगा,
मानव शरीर में भूख एवं तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस के माध्यम से नियंत्रित होती है। भूख एवं प्यास जो दिया, भूख एवं तृप्ति, यह हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। बताइएगा डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से हो जाएगा डिसलेक्सिया। यह लिखने से संबंधित है, सीटेट में पढ़े होइएगा। डिसलेक्सिया ग्राफिया हो जाएगा लिखने, ग्राफिया लिखने से है, ग्राफिया लेक्सिया शायद बोलने उलने आ रहा है। बताइएगा शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? यह मस्तिष्क को होती है। और यह ऐसा संवेदनशील मानव शरीर का अंग है जिसको स्वयं चोट लगता है तो उसको पता नहीं चलता है। बताइएगा तंत्रिका उत्तक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तंत्रिका उत्तक का यह उत्तेजना को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क के आवेग को भेजना होता है। तंत्रिका उत्तक का प्रमुख कार्य। भोजन ग्रहण करने के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? प्रानुकंपित तंत्र के द्वारा होता है। और भोजन निगलते हैं किस प्रक्रिया के माध्यम से? या क्रमानुकुंचन के माध्यम से। और छुई मुई का पौधा छूने पर सिकुड़ता है किसके कारण? कंपा कुंचन के कारण। छुई मुई कंपा और अपना लोग जो भोजन निगलते हैं वह क्रमानुकुंचन के कारण। बताइएगा जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए, वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है? बुलिमिया से ग्रसित हो जाए। किससे? बुलिमिया से ग्रसित हो जाए। उसको पता ही नहीं चलेगा जो हमको कम भोजन खाना है। बस वही है कि फ्री का मिल रहा है तो देते जाइए। बताइएगा मानव शरीर का कौन सा भाग है जो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? या मस्तिष्क हो जाएगा। मस्तिष्क जो होता है वो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। और इसी को शायद दिमागी बुखार कहा जाता है ना, चढ़ने पर अल्जाइमर हो जाता है। बताइएगा मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस उत्तक की आवश्यकता होती है? सोडियम। उत्तक बोल दिए, पदार्थ हो जाएगा, पदार्थ। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 639। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और अस्थि को मांसपेशी से टेंडन या कंडरा कहिए उसको जोड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष कहलाता है। एक्सॉन इसी को कहा जाता है अंग्रेजी में। एक्सॉन को हिंदी में तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। बताइएगा तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? यह मेलिन का पाया जाता है। किसका आवरण, किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मेलिन का। और सुई चुभोने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? मस्तिष्क में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। इसको नियंत्रित कौन करता है? मेरुरज्जु। बताइएगा मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? यह तंत्रिका कोशिका में मानव के जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता। और बताइएगा मानव शरीर में असामान्यता के लिए किस चिकित्सीय उपकरण का प्रयोग किया जाता है? या जांच का किस चिकित्सीय जांच का प्रयोग किया जाता है मानव शरीर में असामान्यता के लिए? सीटी स्कैन हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सीटी स्कैन। और जैव रासायनिक तत्वों की जांच के लिए किस जांच का प्रयोग किया जाता है? ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑटो एनालाइजर। हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? यह सेरिब्रम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेरिब्रम जो होता है वो वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। और बताइए प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? मार्शल हॉल के द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज की गई थी सर्वप्रथम। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो आप लोगों के मध्य होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब जो है आप लोगों के मध्य जो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जो होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है? एडम स्मिथ को कहा गया। और बताइएगा वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? एडम स्मिथ के द्वारा ही वेल्थ ऑफ नेशन राष्ट्र का धन नामक पुस्तक लिखी गई है। बताइएगा अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यह माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स।
व्यष्टि अर्थशास्त्र के मध्य। बताएगा समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह जॉन मेनार्ड किन्स को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। बताइएगा भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था हो जाएगी। बताइएगा भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? कृषि की प्रधानता और प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी हो जाएगा। बताइएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? यह जॉन मेनार्ड किंग्स के किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? जॉन मेनार्ड किंग्स के विचारों से प्रेरित थी। बताइएगा बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय होता है? आयात निर्यात गतिविधियां बंद। और बंद अर्थव्यवस्था भी किस देश में लागू है? उत्तर कोरिया में। बंद अर्थव्यवस्था उत्तर कोरिया में। हाँ। बताइएगा संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किस क्षेत्र के संबंध को दर्शाती है? या निजी व सार्वजनिक क्षेत्र को संबंध को दर्शाती है संयुक्त क्षेत्र। बताइएगा अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? या पंचम क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है। किस क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। बताइएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1969 में प्रदान किया गया था। और इसका गठन किस वर्ष हुआ था? 1968 में किया गया था। और ये जो स्वीडन की बैंक के माध्यम से दी जाती है अर्थशास्त्र। और इसका गठन 1968 में और 69 में सर्वप्रथम दिया गया था। बताइएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन हो जाएंगे। 1998 में दिया गया था इनको। बताइएगा अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी जो हैं वो भारतीय मूल के व्यक्ति थे। ये दूसरे व्यक्ति बने थे। इन्हें पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2019 में प्रदान किया गया था। और उनकी पत्नी एस्थलर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताइएगा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर के ऊपर पाई जाती है किस अर्थव्यवस्था में? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है किस अर्थव्यवस्था में? या विकसित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। बताइएगा अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन? एडम स्मिथ के द्वारा किया था इतिहास। बताइएगा वो तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स तो दूसरा है हस्तक्षेप। हाँ डलहौजी। हाँ बताइएगा गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पे यानी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पे आधारित हो जाएगी। बताइएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और इनके एक मित्र थे जो बहुत यानी प्रख्यात रहे थे। वो कौन थे? फेडरिक एंजल्स हो जाएंगे जो उद्योगपति थे। बताइएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? अमेरिका की हो जाएगी। 26.95 ट्रिलियन के माध्यम से हो जाएगी। और दूसरे स्थान पे चीन हो जाएगा 17.7 ट्रिलियन के माध्यम। बताइएगा वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संबंध नहीं होता है उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। और सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो साथियों महेश बर्णवाल द्वारा रचित जो कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से आप लोगों के मध्य जो होमवर्क इकोनॉमिक्स और बायो के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक साइंस था इसके माध्यम से जो भी आप लोगों के मध्य बायो का दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा एंटीबॉडी WBC में संश्लेषित कौन सा प्रोटीन के रूप में रूपांतरित होने के फलस्वरूप संश्लेषित होता है? कौन? यह गामा ग्लोब्यूलिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गामा ग्लोब्यूलिन हो जाएगा। बताइएगा एंटीबॉडी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 एंटी ए और एंटी बी हो जाएगा। बताइएगा मानव शरीर में
रुधिर वर्ग का जो रुधिर वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर के माध्यम से की गई थी। और इसके अंतर्गत ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में कितने रुधिर वर्गों को पाए जाते हैं? 4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, ए बी और ओ हो जाएगा। और बताइएगा उपयुक्त चारों रुधिर वर्गों में ए बी ओ वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने कब की थी? 1901 में की थी। और जबकि रुधिर वर्ग ए बी की खोज किसके द्वारा की गई थी? डिकेस्टले और स्टर्ली के द्वारा 1902 में की गई थी। ए बी ओ की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में। जबकि ए बी की खोज किसके द्वारा की गई थी? यह डिकेस्टले और स्टर्ली के द्वारा 1902 में खोजी गई थी। बताइएगा रुधिर वर्ग ए का जो एंटीजन क्या होगा? ए हो जाएगा। एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी हो जाएगा। और बताइएगा रुधिर वर्ग ए बी का एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? इसका एंटीबॉडी नहीं होगा, इसीलिए सबसे सर्वग्राही रिसेप्टर हो जाएगा ए बी। यूनिवर्सल रिसेप्टर। और बताइएगा सर्वग्राही ए बी निगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। और सर्वदाता कौन सा रक्त समूह हो जाएगा? ओ निगेटिव हो जाएगा। कौन हो जाएगा सर्वदाता? ओ निगेटिव हो जाएगा। बताइएगा ए रुधिर वर्ग जो है वह किस रुधिर वर्ग से रक्त ग्रहण कर सकता है? ए और ओ से ग्रहण कर सकता है। ए किससे ग्रहण कर सकता है? ए और ओ से ग्रहण कर सकता है। और ए बी किससे ग्रहण कर सकता है? यह सब से ग्रहण कर सकता है। ए बी किससे ग्रहण कर सकता है? सबों से ग्रहण कर सकता है। और बताइएगा बी जो होता है वह किससे रक्त ग्रहण कर सकता है? बी ग्रुप बी और ओ से। और ओ सिर्फ किससे कर सकता है? वो सिर्फ OA से ग्रहण करेगा। बताइएगा यदि मनुष्य के एंटीजन A है तो उसमें एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? B पाया जाएगा। और यदि एंटीजन B है तो एंटीबॉडी A पाया जाएगा। बताइएगा यदि रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को रुधिर बी का रक्त दे दिया जाए तो ऐसी स्थिति में रुधिर ग्रहण करने वाले व्यक्ति के रुधिर में यह एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के अनुरूप हो जाते हैं और रक्त का अभिश्लेषण हो जाता है। इस रक्त के अभिश्लेषण के कारण रुधिर वाहिनी में अवरोध उत्पन्न होता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि रुधिर आधान के समय रुधिर वर्ग का मिलान किया जाता है। और बताइएगा मानव शरीर में संपूर्ण रक्त की मात्रा कितनी होती है? 7 मात्रा हम बताइए ना। 5 से 6 लीटर होती है। और एक बार में कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कितना रक्त दान कर सकता है? 10% रक्त दान कर सकता है। संपूर्ण शरीर के संपूर्ण भाग का 7% रक्त होता है। रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है और एक व्यक्ति एक बार में 10% संपूर्ण रक्त का 10% दान कर सकता है। बताइएगा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति को किसी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का रुधिर दिया जाता है, अतः ए बी रुधिर वर्ग को क्या कहा जाएगा? सर्वग्राही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? किसी भी रुधिर वर्ग का ये रक्त ग्रहण कर सकते हैं। और बताइएगा रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति को सभी रुधिर वर्गों व्यक्ति को दिया जा सकता है, अतः ओ रुधिर वर्ग वाले को व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? सर्वात्रिक दाता कहा जाएगा, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा है, रिसिपेंट रिसेप्टर हो जाएगा। ओ जो है ना सबके दे छे। ओ निगेटिव सभी को दे सकता है, लेगा वो सिर्फ ओ से ही। और ए बी सबसे ग्रहण कर सकता है, हम सबको दे सकते हैं। बताइएगा जिस संतान या संतति को माता पिता से IA/IB जीन्स प्राप्त होते हैं उसमें एंटीजन A तथा एंटीजन B दोनों विकसित होते हैं क्योंकि यह जीन समान रूप से प्रभावी होते हैं। अतः संतान का रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। ए पिता या माता में से दोनों में से एक से A और एक से B प्राप्त करेगा तो उससे AB निर्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB संतान वो भी हो सकता है। हाँ वो भी हो सकता है। बताइएगा RH कारक जो है एंटीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर के और वीनर के द्वारा की गई थी। और यह कब की गई थी? 1940 में की गई थी। कब की गई थी? 1940 में की गई थी। बताइएगा जिस मनुष्य में RBCs में RH एंटीजन उपस्थित होता है उन्हें कौन सा मनुष्य कहा जाता है? RH पॉजिटिव मनुष्य कहते हैं। और जिनमें RBCs में RH एंटीजन अनुपस्थित होता है उनको क्या कहा जाता है? RH निगेटिव मनुष्य कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा RH पॉजिटिव लक्षण जो होता है RH निगेटिव लक्षण पे प्रबल होता है या नहीं होता है? प्रबल होता है। पॉजिटिव जो रहेगा वो निगेटिव पे हमेशा प्रबल हो जाएगा। बताइएगा RH कारक से संबंधित एक रोग है एरिथ्रोब्लास्टोसिस
फीटेलिस हो जाएगा। यह गर्भावस्था में शिशु में हो जाता है। इससे प्रभावित शिशु की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाती यह गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। और ऐसे शिशु सदैव जो होते हैं वो RH+ तथा इनकी माता RH- तथा पिता RH+ होते हैं। शिशु हमेशा प्लस ही रहेगा, माता पिता प्लस माइनस दोनों एक्सेप्ट करके। हाँ, लेकिन इसी में ना शायद पहला बच्चा जो होता है वो मर जाता है, पहला बच्चा या तो पैदा बच जाता है या मर भी सकता है, लेकिन दूसरा निश्चित है। हाँ, उसके बाद जितना भी रहेगा सब निश्चित है मर ही मर जाएगा। जाएगा। जहाँ पे है, उपचार है, उपचार है, वो मर जाएगा। इंजेक्ट करके उपचार किया जा सकता है। बताइएगा, लसिका जो है रुधिर वाहिनी तथा उत्तकों के मध्य खाली स्थान में क्या होता है? रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। रुधिर प्लाज्मा रुधिर कोशिकाओं की पतली दीवार से छनकर किसके संपर्क में आ जाती है? यह उत्तक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाती है। और इनसे छने हुए द्रव को क्या कहा जाता है? लसिका या उत्तक द्रव कहा जाता है। लसिका में आरबीसी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। लसिका जो होता है स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ होता है। बताइएगा, लसिका में WC की मात्रा क्या होती है? WC की मात्रा अधिक होती है। लसिका में WC की मात्रा क्या होती है? अधिक मात्रा में पाई जाती है। बताइएगा, लसिका में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है या कम होती है? अधिक होगा। यह कम होती है। ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। बताइएगा, कोशिका उत्तक में CO2 एवं अन्य हानिकारक पदार्थ लेकर कौन पहुंचता है? यह रुधिर पहुंचता है। रुधिर के माध्यम से लसिका का कार्य है। बताइएगा, कोशिका तक पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स एवं एंजाइम आदि को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? यह लसिका के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? लसिका के माध्यम से किया जाता है, जिसको लिम्फ कहा जाता है लसिका को अंग्रेजी में। बताइएगा, कोमल अंगों की रक्षा करने तथा उन्हें रगड़ से बचाने के लिए कौन सहायक होता है? यह लसिका ही हो जाएगी। कौन हो जाएगी? लसिका ही हो जाएगी। बताइएगा, वृक्क जो है वह कैसा अंग हो जाएगा? यह उत्सर्जी अंग हो जाएगा। वृक्क कैसा अंग हो जाएगा? उत्सर्जी अंग हो जाएगा। और बताइएगा, शरीर में अमोनिया का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। और अमोनिया का फिल्ट्रेशन कहाँ हो जाएगा? वृक्क में हो जाएगा। अमोनिया का फिल्ट्रेशन कहाँ हो जाएगा? वृक्क में हो जाएगा। यकृत लीवर होता है और वृक्क आपका किडनी हो जाएगा। किडनी जो होता है वो बीम यानी ये नहीं कहते हैं, नहीं उसको क्या कहते हैं, राजमा जो होता है ना, राजमा उसी आकार का रहता है। और हाँ, कलर भी उसी टाइप का रहता है। 140 ग्राम उसका वेट रहता है। हाँ, किडनी। हाँ, और यकृत जो होता है आपका वो बड़ा होता है। यकृत का भार 1.5 kg होता है। तो साथियों, दृष्टि पब्लिकेशन के माध्यम से जो बायो आप लोग के मध्य दिया गया था, बायो के माध्यम से वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य सामान्य अध्ययन SPD का प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, सीमांत गांधी के नाम से कौन व्यक्ति प्रख्यात है? खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएंगे। और खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? 1987 में नवाजा गया था। और भीमराव अम्बेडकर को 1990 में नवाजा गया था। और भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। बताइएगा, कुचिकल जलप्रपात जो है वह किस नदी पर निर्मित है? कर्नाटक में है। वराही नदी पे। वराही नदी पे 455 मीटर हो जाएगा और सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। और यह किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। बताइएगा, दुनिया में सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? यह सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। और बताइए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार होगा। यह थार रेगिस्तान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थार रेगिस्तान। हाँ, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। बताइएगा, सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ है? यह माहे हो जाएगा। और संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हो जाएगा। और संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया हो जाएगा। बताइएगा, सबसे चमकीला तारा कौन सा तारा है? यह साइरस हो जाएगा। और बताइएगा, मंगलयान का प्रक्षेपण कहां से किया गया था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया था मंगलयान का प्रक्षेपण 2013 में। बताइएगा, प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे यह किसके द्वारा रचित है? RNT के द्वारा एकला चलो। और आपका आमार सोनार बांग्ला ये RNT के द्वारा ही किया गया। आमी आमी एकला चलो।
दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही का पुरोहित कौन था? अकबर स्वयं था। प्रधान पुरोहित, हाँ, प्रधान पुरोहित स्वयं अकबर था। और पहला दीक्षा जो यानी कि पहला जो उसका सदस्य बना था निर्मित, वो महेश दास अर्थात बीरबल बना था। प्रधान पुरोहित अकबर ही हो जाएंगे। बताइएगा सुएज नहर जो है वह किसको किससे जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर जोड़ती है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 में। पनामा 1914 और सुएज 1869। और बताइएगा 56 में कथी होगा? राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका, 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। बताइएगा ग्रेफाइट जो है वह किसका अपरूप हो जाएगा? या कार्बन का अपरूप हो जाएगा ग्रेफाइट। बताइएगा डीपीटी का विस्तारित रूप क्या है? डिप्थेरिया पर्टूसिया टिटनेस। डीपीटी का टीका नहीं लगता बच्चों को, उसी का पूर्ण रूप हो जाएगा डिप्थेरिया पर्टूसिया टिटनेस हो जाएगा। और टिटनेस को हिंदी में क्या कहा जाता है? धनुष टंका। लॉकजॉक तो अंग्रेजी नाम ही है उसका, टिटनेस का धनुष टंका कहा जाता है। बताइएगा और धनुष के आकार का व्यक्ति का शरीर अकड़ जाता है, हाँ इसीलिए, हाँ प्रत्यंचा नहीं खींचते हैं धनुष का, वही उसी टाइप का हो जाता है तीर। बताइएगा ज्यामिति के जनक कौन हो जाएंगे? ज्यामिति के ये यूक्लिड महोदय हो जाएंगे। बताइएगा बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया था? 1979 में गिराया गया था बर्लिन की दीवार। बताइएगा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी इमारत है? बुर्ज खलीफा हो जाएगी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। बताइएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। बताइएगा चंद्रशेखर सीमा को किस पर लागू किया जाता है? या द्रव्यमान पे हो जाएगा। चंद्रशेखर सीमा को किस पे लागू किया जाता है? और द्रव्यमान संरक्षण का अधिनियम, सॉरी द्रव्यमान संरक्षण नियम किसके द्वारा दिया गया था? एंटोनियो लुइजियर के द्वारा दिया गया था, जिनको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। बताइएगा असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश का नेपा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का पूर्ववर्ती नाम। बताइएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो होती है वह कितने वर्ष की आयु में होती है? 65 वर्ष की आयु में होती है। अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। और यह 53वें क्रम के हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। और अभी वर्तमान में CAG कौन है? संजय मूर्ति हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? हाँ 16वें नंबर के हो जाएंगे। और CGA अभी वर्तमान में कौन है? TCA कल्याणी हो जाएंगी। और यह 29वें क्रम की हो जाएंगी। संजय मूर्ति 16वें क्रम के और TCS कल्याणी 29वें क्रम की हो जाएंगी। बताइएगा विश्व तंबाकू दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? यह 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू दिवस। बताइएगा पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया था? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 11वें क्रम का। बताइएगा धर्म नस्ल जाति के आधार पर भेदभाव को किस अनुच्छेद में निषेध बताया गया है? अनुच्छेद 15 के तहत बताया गया। कुआं से पानी लेने पर प्रतिबंध लगाएगा तो यह अनुच्छेद लग जाएगा। और छूछा करने पर लगाएगा तो 17 हो जाएगा। मतलब शारीरिक छुआछूत रहेगा तो 17, और कुआं वगैरह से पानी लेने के लिए छूछा का लगाएगा तो 15 का हो जाएगा। बताइएगा मतलब छुआछूत हो जाएगा। हम लोग अपने ठेठ भाषा में बोल दिए, लेकिन छुआछूत इसका हो जाएगा। आप लोग गलत नहीं समझिएगा। बताइएगा कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाली महिला कौन हो जाएंगी? मलाला यूसुफजई हो जाएंगी। और कैलाश सत्यार्थी को किसके लिए मिला था? बचपन बचाओ के लिए। किसके लिए मिला था? बचपन बचाओ के लिए। बताइएगा भारतीय मंगलयान ग्रह अभियान जो था वह कब शुरू किया गया था? यह 2013 में प्रारंभ किया गया था। बताइएगा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? गोदावरी हो जाएगा। और बताइएगा दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा? कावेरी को कहा गया। और दक्षिण गंगा किसको कहा गया? गोदावरी को कहा गया। वृद्ध गंगा किसको कहा गया? गोदावरी को ही कहा गया है। सही जवाब हो जाए।
यमुना खुला नाला। और सबसे बड़ी सहायक नदी भी यमुना ही हो जाएगी। और यमुना नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के बंदरपूछ से है, इसका उत्पत्ति। हाँ, हिमाचल प्रदेश के बंदरपूछ से। दिल्ली में आकर खत्म। हाँ, दिल्ली वाले तो जिसको पकड़ते हैं उसको खत्म ही कर देते हैं। बताइएगा सूचना का अधिकार जो है वह किस वर्ष लागू हुआ है? 2005 से लागू हुआ है। सूचना का अधिकार कब से लागू हुआ है? 2005 से हुआ है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट हो जाएगा। और भारतीय 1917। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू। स्वर को किला किसको कहा गया है? लता मंगेशकर को कहा गया है। भारत को किला सरोजिनी नायडू। यही सब आप लोग छोटा छोटा मिस्टेक एग्जाम में करते हैं, जिसके कारण आप लोग बोरा में चले जाते हैं। बताइएगा बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक जो है वह किस महिला के द्वारा जीता गया था? या साइना नेहवाल के द्वारा जीता गया। और लगातार 2 ओलंपिक में बैडमिंटन के प्रतिस्पर्धा में किस महिला के द्वारा पदक जीता गया था? पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया था। इन्हीं को लेकर जब हैदराबाद राज्य का गठन हुआ था तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में छीना झपटी चल रहा था, जो ये मेरी है तो ये मेरी है। बताइएगा शरीर के तापमान कम हो जाती है तब इस हालत को क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस कहा जाता है। बताइएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण आकाश हमको है ना नीला दिखाई पड़ता है। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसका मुख्य कारण जो होता है तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम या बढ़ता क्रम होता है। ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? आइजैक न्यूटन महादेव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आइजैक न्यूटन। और सूर्य की लालिमा किसके कारण दिखती है? प्रकीर्णन के कारण। और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के मध्य छोटा जो दिखाता है, छोटा बड़ा दिखता है, अपवर्तन के कारण ही दिखता है। किसके कारण? हाँ, तारे क्यों किस परिघटना के कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। और मृग मरीचिका की परिघटना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना के कारण ही जो है ना हमको मृग मरीचिका का अनुभव होता है। दूर में लगेगा पानी है, वहां पास जाइएगा तो कुछ नहीं रहता है। हाँ, गर्मी के मौसम में ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1942 में प्रारंभ हुआ था। बताइएगा IFSC का विस्तारित रूप क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाएगा। IFSC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाएगा। बताइएगा बताइएगा राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो कितने वर्षों के लिए मनोनीत होते हैं या चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए मनोनीत होते हैं। कितने वर्षों के लिए होते हैं? 6 वर्षों के लिए मनोनीत होते हैं। होता है 6 वर्ष। विधान परिषद वाला की शायद कौन होता है? बताइएगा कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और बताइएगा शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय हो जाएगा। और यह मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का श्रावण करती है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत हो जाएगी। कौन हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। बताइएगा सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा दाब जो है वह क्षेत्रफल घटने पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल घटेगा तो दाब का प्रभाव बढ़ जाएगा। और क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो दाब का प्रभाव घट जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा BIOS का पूर्ण रूप क्या होता है? बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायोस का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। बताइएगा शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972 में हुआ था। हाँ, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के मध्य हुआ था। और इंदिरा गांधी जो है वो महिला में होके भी मर्द थी। बताइएगा यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका जो है वह किसके द्वारा शुरू की गई थी? या महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पुस्तक का किया गया था। बताइएगा चिकन पॉक्स वायरस जो है वह किस वायरस के कारण फैलता है? चिकन पॉक्स या वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण फैलता है। बताइएगा 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर? वित्त मंत्री का हस्ताक्षर। वित्त सचिव का होता है, वित्त मंत्री का, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और बाकी सभी नोटों पर किसका होता है? RBI के गवर्नर का। अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे 26वें न। अभी अधिकतर आपको 26वें क्रम का ही देखने को मिलेगा, जो महत्वपूर्ण पद जो हो जाएंगे। हाँ, चलिए तो साथियों
स्पीडी पब्लिकेशन का जो आप लोग के मध्य सामान्य अध्ययन दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का ही जो करंट अफेयर्स जो अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को ग्रुप डी के प्रत्येक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे, उसमें से 50% आपको एसपीडी से कंफर्म ही है जो मिल ही जाएगा। हाँ, और एक क्वेश्चन जो है वो स्पेस से ही दिया जाता है, तो इसलिए आप लोग इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हाँ, विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, इस वगैरह से पुरस्कार, पद्मश्री, और उसके बाद मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से तो पूरा लव हो गया आरआरबी को, इसीलिए रोज क्वेश्चन एक पूछता ही है इसी से। बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस माह में आयोजित किया गया था 2025 का? या जनवरी में आयोजित किया गया था, सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला वर्ग की जो थी प्रतिस्पर्धा वो किसके द्वारा जीती गई थी? या मेडिसन कीज के द्वारा जीती गई थी। और बताइएगा इसमें उपविजेता महिला वर्ग में कौन रही थी? या आर्याना सेवलंका हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? आर्याना सेवलंका। और बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष वर्ग का जो खिताब है वो किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया? जॉनिक सीनर के द्वारा जीता गया था। और इसमें उपविजेता कौन घोषित हुए, कौन रहे थे? यह अलेक्जेंडर ज्वेरेव हो जाएंगे, अलेक्जेंडर जारेव, और यह जर्मनी के थे। बताइएगा फ्रेंच ओपन का जो पुरुष एकल का खिताब है वह किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया था? कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया था। तो साथियों इसमें जो आपके जो खिलाड़ी हैं उनके देश का नाम भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि इसमें देश का नाम भी आप लोगों को देखा गया होगा, पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए जॉनिक सीनर किस देश से संबंधित है? इटली से हो जाएंगे। और कार्लोस अल्काराज किस देश से होते? स्पेन से हो जाएंगे। और बताइएगा अलेक्जेंडर जारेव जो थे वह किस देश से थे? यह जर्मनी से हो जाएंगे। और कोको गॉफ जो है वह किस देश की हो जाएंगी? यह अमेरिका की हो जाएंगी। और फ्रेंच ओपन के महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? कोको गॉफ के द्वारा ही जीता गया था। बताइएगा फ्रेंच ओपन के महिला एकल का उपविजेता कौन रही थी? या आर्याना सेवलंका हो जाएंगी। और आर्याना सेवलंका किस देश की हो जाएंगी? बेलारूस की हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी? आर्याना सेवलंका बेलारूस की हो जाएंगी। और बताइएगा विंबलडन ट्रॉफी जो हुई थी 2025 में, इसमें महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया था। और इसमें उपविजेता कौन महिला रही थी? अमांडा अनिसिमोवा हो जाएंगी। वो लॉरियल पेरिस खिताब है, सिमोन बाइल्स के द्वारा जीता गया। अमांडा अनिसिमोवा हो जाएंगी जो यूएस से संबंधित हो जाएंगी। बताइएगा अमेरिकी ओपन जो खेला गया था 2025 में, इसके पुरुष एकल का खिताब किस व्यक्ति के द्वारा जीता है? या कार्लोस अल्काराज के द्वारा। इसमें उपविजेता कौन रहे थे? जॉनिक सीनर हो जाएंगे। और महिला वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया? आर्याना सेवलंका के द्वारा। और इसमें उपविजेता कौन रही थी? अमांडा अनिसिमोवा हो जाएंगी जो यूएसए की हो जाएंगी। कोको गॉफ और अमांडा अनिसोवा जो हो जाएंगी वो यूएसए की खिलाड़ी हो जाएंगी। बताइएगा 4 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन और यूएस ओपन जो होते हैं, इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेजर कहा जाता है। बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकी ओपन जो होता है वह किस कोर्ट पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। जबकि फ्रेंच किस पे खेला जाता है? या क्ले कोर्ट पे खेले। हाँ, फ्रेंच क्ले कोर्ट अर्थात मिट्टी के ट्रैक पे खेला जाता है। जबकि आपका विंबलडन हरी घास पे खेला जाता है। विंबलडन किस पे खेला जाता है? हरी घास पे। और बताइएगा विंबलडन जो है वो विंबलडन ट्रॉफी कहाँ खेली जाती है? किस देश में? विंबलडन लंदन में खेली जाती है। कहाँ खेली जाती है विंबलडन? लंदन में खेली जाती है। हाँ ये सब याद रखिए। बताइएगा पुरुष एशिया कप 2025 में जो आयोजित हुआ था 9 से 28 सितंबर 2025 के मध्य, इसके विजेता टीम कौन सी टीम में थे? अपना भारत रहा था। और किसको पराजित किया था? पाकिस्तान को पराजित किया था। कितने विकेट से? 5 विकेट से पराजित किया था। और भारत यह 9वीं बार यह कप जीता है। एशिया कप भारत के द्वारा कितनी बार जीता गया है? 9वीं बार। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे थे? अभिषेक शर्मा। और अभिषेक शर्मा के संबंध में क्वेश्चन अभी आप लोगों को देखने को मिला होगा एग्जामों में। 931 पॉइंट्स लेकर T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे स्थान प्राप्त किए थे, जो एक रिकॉर्ड है। बताइएगा 9वां T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वह कहाँ आयोजित किया गया था? यह यूएसए और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था। और इसमें भारत की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? युवराज सिंह हो जाएंगे। और युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी और वो चैंपियंस ट्रॉफी में आपके सरफराज खान थे। T20 वर्ल्ड कप में है ना, शाहिद अफरीदी ही थे। चैंपियंस ट्रॉफी में सरफराज खान थे पाकिस्तान से। उसेन बोल्ट, हाँ उसेन बोल्ट भी है। और भारत की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी में जो थे
द वन पुस्तक जिसकी जीवनी है शिखर धवन जो ब्रांड एम्बेसडर थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बताइएगा T20 वर्ल्ड कप जो 9वां संस्करण हुआ था, T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? 2007 में आयोजित किया गया था। और इसमें कौन सी टीम भी जीती थी? भारत पाकिस्तान को पराजित करके जीती थी। और 9वां में भारत किसको पराजित किया है? यह साउथ अफ्रीका को कितने रनों से पराजित किया है? 7 रनों से पराजित किया है। कितने रनों से पराजित किया है? 7 रन से। और बताइएगा 9वें T20 वर्ल्ड कप के संस्करण में सर्वाधिक रन जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा निर्मित किए गए थे? यह रहमतुल्लाह गुरबाज के द्वारा, जो अफगानिस्तान के बल्लेबाज हैं, इनके द्वारा 281 रन बनाए गए थे। और सर्वाधिक विकेट किसके द्वारा लिया गया था? यह अर्शदीप सिंह के द्वारा लिया गया था। अर्शदीप फारूक फजल हो जाएंगे, फजल फारूकी, वो अफगानिस्तान के। दोनों व्यक्ति 17-17 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लिए थे। और भारत की तरफ से अभी T20I में 100 विकेट के हॉल ऑफ फेम में कौन कौन व्यक्ति शामिल हो गए हैं? अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, तीनों जो है 100 विकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। बताइएगा 9वां एशियाई खेल जो 2023 में आयोजित किया गया था वह कहाँ आयोजित किया गया था? चीन में। यह हांगझोई चीन में आयोजित किया गया था। और इसमें पहला स्थान कौन प्राप्त किया? चीन प्राप्त किया था। और दूसरे स्थान पे कौन सा देश था? जापान। और तीसरे स्थान पे कोरिया हो जाएगा। तीसरे भारत कहाँ हो जाएगा? 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसमें पहला स्थान कौन सा राज्य प्राप्त किया था? हरियाणा राज्य प्राप्त किया था। और दूसरे स्थान पे तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। और अपना बिहार का स्थान क्या था? 14वां स्थान हो जाएगा। बताइएगा 2025 में महिला प्रीमियर लीग जो IPL का जो हुआ था, वो IPL की तरफ से जो होता है महिला प्रीमियर, इसमें मुंबई जीता था। ये उपविजेता कौन सी टीम रही थी? दिल्ली रही थी। और दिल्ली लगातार 3 संस्करण में तीनों बार उपविजेता ही रहे। पहला जो आपका मुंबई इंडियंस जीती, फिर RCB, उसके बाद फिर मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स हमेशा उपविजेता ही रही है। बताइएगा IPL का जो इस बार संस्करण हुआ था 18वां संस्करण, इसमें जो है पर्पल कैप किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया था? प्रसिद्ध कृष्णा का। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों को RRB के द्वारा देखने को मिला होगा। और ऑरेंज कैप किसके द्वारा जीता गया था? साई सुदर्शन के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया था? साई सुदर्शन के द्वारा जीता गया था। और बताइएगा IPL 2025 में जो 18वां संस्करण आयोजित हुआ था, इसके फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? यह कुणाल पांड्या हो जाएंगे। यह 2017 और 2025 के फाइनल में दोनों में संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द मैच बने थे कुणाल पांड्या। हार्दिक पांड्या उसी का भाई ना है? पांड्या ब्रदर्स। और बताइएगा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? यह मुंबई में आयोजित की। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? मुंबई में। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया जाता है? यह अमेरिका। टाइगर ट्रम्प, टाइगर क्लॉ अमेरिका के मध्य होता है। बताइएगा भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? यह मंगोलिया हो जाएगा। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में भाग भारतीय सेना के द्वारा किस देश में लिया गया है? मंगोलिया में। बताइएगा यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पेसेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? यह भारत के साथ हो जाएगा। पेसेक्स अभ्यास किस किस के मध्य हो जाएगा? भारत और UK के मध्य हो जाएगा। और अजय वारियर किन 2 देशों के मध्य होता है? यह भारत और ब्रिटेन, ये भी UK। अजय वारियर। और पेसेक्स भी हो जाएगा आपका भारत और UK के मध्य हो जाएगा। बताइएगा किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया है? यह ईरान के द्वारा, इजराइल द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया गया था। बताइएगा और मिडनाइट हमर किस देश के द्वारा किया गया था? अमेरिका के द्वारा किया गया था। बताइएगा किस राज्य की फेनी को GI टैग मिला है? गोवा के हो जाएगा। किस राज्य की फेनी को GI टैग मिला है? ये गोवा के। बताइएगा 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ आयोजित हुआ है? उलान बटोर, जो मंगोलिया की राजधानी हो जाएगी। बताइएगा भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्राक्ष VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ में किया है? यह राजस्थान में किया है। कहाँ किया है? राजस्थान में। और किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? यह पंजाब के द्वारा की गई। और यह भी क्वेश्चन RRB के द्वारा पूछ लिया गया है। बताइएगा किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है?
यह दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? यह दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। बताइएगा एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेंगे? ये गोविंद मोहन करेंगे, गृह सचिव है ना ये शायद। जो हाथी नहीं हो गया था विमान दुर्घटना। बताइएगा ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुए हैं? यह वियतनाम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वियतनाम। और वियतनाम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हानोई। और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? डांग। डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता। और बताइएगा अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौरा रद्द करने की घोषणा किसने की है? यह ओमान के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? ओमान के द्वारा। इसरो ने उत्तर प्रदेश के कहां रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? यह कुशीनगर। और यहीं पर महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? विशाखापट्टनम को। बताइए फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? यह अमेरिका में हो जाएगा। और किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? यह कर्नाटक में। केरल में वो मीठा के पानी का केकड़ा खोजा है। बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? साइप्रस का मिला है। किस देश का मिला है? साइप्रस का। G20 शेरपा पद से इस्तीफा किसके द्वारा दे दिया गया? अमिताभ कांत के द्वारा दे दिया गया। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया? या नासा के द्वारा किया गया। बताइएगा किसने तीसरी सभा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? यह भारत के द्वारा। INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जगमन संग्रहालय बनेगा? यह महाराष्ट्र में। और सेबी का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया है? तुहित कांत पांडे को किया गया है। वन नेशन वन पोर्ट का पहल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया है। बताइएगा जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? सिंगापुर। USA हो जाएगा। अमेरिका होगा। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में नहीं बताए थे 26.7। भारत के स्थान बताइएगा भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन सिंधु प्रारंभ किया था। और बताइएगा थाईलैंड एवं म्यांमार की सहायता के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? भूकंप से ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। ऑपरेशन सहायता के लिए। बताइएगा मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इनप्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? यह मानसेर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मानसेर में। INS अर्नाला को कहाँ भारतीय नौसेना ने कमीशन किया है? विशाखापट्टनम में कमीशन किया है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? यह नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बताइएगा किस देश में वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? यह जर्मनी में किया गया है। और बताइएगा WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? यह 71वां स्थान प्राप्त हुआ। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? IIT दिल्ली हो जाएगा। और किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? यह झांग चिंग मिंग फिंग सब ये चीने करेगा। बताइएगा किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? यह न्यूजीलैंड की हो जाएगी। बताइएगा कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? यह भारत के द्वारा की गई है। और वित्त मंत्रालय के द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को किया गया। और बताइएगा भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने की सहमति जताई है? यह कनाडा के द्वारा। और अभी हाल फिलहाल में RBI के द्वारा 26 लाख का जुर्माना किस बैंक पे लगाया गया है? यह फिनो पेमेंट बैंक पे लगाया गया। किस पे लगाया गया? फिनो पेमेंट बैंक पे 26 लाख का जुर्माना लगाया गया। किसी शर्त को वो जो है ना पूर्ण नहीं कर रहा था, जिसके कारण उस पर 26 लाख का जुर्माना लगाया गया है। उसको क्या फर्क पड़ेगा? किसी के खाता में से ढीप देगा, बात खत्म। बताइएगा चर्चा में रहा इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह केरल में हो जाएगा। और बताइएगा किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना की शुरुआत की? यह DU हो जाएगा। DU के द्वारा किया गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और बताइएगा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह केरल राज्य के द्वारा लगा दिया गया। एकल
प्रयोग वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध किस राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है? या केरल राज्य के द्वारा लगाया गया है। तो साथियों, आज की जो धुआंधार आप लोगों के मध्य ग्रुप डिस्कशन की सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त कर दी गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है, आप लोगों के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन कुछ ध्यान से सुनिएगा। भारत का पहला प्रायोजित सीरियल कौन सा था? भारत का पहला प्रायोजित सीरियल कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और साथ ही हमारा ये ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगता हो तो अपना प्यारा सा दिल हमारे कमेंट माध्यम में भर दीजिएगा। और इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।